गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कंपनियों ने स्टूपिड, इलॉजिकल और खतरनाक थी कि कुछ पूछिए मत। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन कभी कभी कंपनीज इसमें फेल हो जाती हैं, तो कुछ कंपनियां अपना दिवाला खुद ही निकाल देती हैं। तो आइए आज हम कंपनियों द्वारा लिए गए कुछ ऐसे ही डिसीजंस के बारे में बताते हैं जिन्होंने कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। नंबर 10, संदेहपूर्ण सेफ्टी सिस्टम। कभी एक खतरनाक सेफ्टी डिवाइस के बारे में सुना है आपने? ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, मतलब जापानी कंपनी टाकाटा कॉर्पोरेशंस एयरबैग्स बनाती थी, जो सेफ तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये बात साल 1990 से 2018 के बीच की है। सरकार और होंडा जैसी कंपनियों ने रिपोर्ट किया कि इन एयरबैग्स की वजह से 18 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 180 लोगों को एक्सीडेंट में खतरनाक चोटें लगीं। टाकाटा के एयरबैग को इतना खतरनाक बनाती थी अमोनियम नाइट्रेट का इसमें मौजूद होना। इस पदार्थ का उपयोग नियंत्रित विस्फोट में किया गया था, जिसके कारण एयरबैग्स खुलती थी। असल में अगर स्टैंडर्ड प्रोपेलेंट सोडियम का उपयोग किया जाए तो ऐसे हादसे नहीं होते। जब अमोनियम नाइट्रेट मॉइस्चर के संपर्क में आता है या फिर टेम्परेचर में फेरबदल होता है तो अस्थिर हो जाती है। 1999 में इस सस्ते और हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो कुछ पैसे बचा सकें। कुछ ही सालों में ये एयरबैग्स बेहद फोर्स के साथ खुलते थे और इनके साथ ही मेटल के टुकड़े भी उड़ते थे, जिससे ड्राइवर बचने की जगह मौत के मुंह में पहुंच जाते थे। सबसे बुरी बात तो ये है कि कंपनी को इन खतरनाक एयरबैग्स के बारे में 2009 में ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने फेक टेस्ट के डेटा सबमिट किए ताकि कंज्यूमर्स को इसके बारे में कुछ भी पता न चल सके। जैसे ही इस घोटाले के बारे में पता चला, कंपनी ने खून की तरह पैसा बहाया और आखिरकार खुद को 2017 में दिवालिया घोषित कर दिया और कई कारें यूएस में वापस मंगवा ली गई थीं। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि अभी भी ऐसी कारें सड़कों पर हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी एयरबैग सेफ है या नहीं, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख सकते हैं, जहां इन अफेक्टेड व्हीकल्स की लिस्ट मौजूद है। आज मैं आपको एक ठोस टिप देना चाहता हूं, जिससे आप इन बिजनेस मिस्टेक्स को अपने बिजनेस में ना दोहराएं। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ऐप की जानकारी जो आपके फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। कॉइनस्विच कुबेर। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं एक मल्टी बिलियन डॉलर इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी का, जिसको 4 मार्च 2020 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के तहत मान्य करार दिया गया। कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपको लगभग 75 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में डील करने का मौका देता है। इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाता है और इसकी वजह से कुछ ही महीनों के अंदर लाखों लोगों ने कॉइनस्विच कुबेर ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए हर यूजर का आधार और पैन वेरिफिकेशन किया जाता है, केवल 100 रुपए के साथ। बिना किसी लॉक इन फी के आप इमीडिएटली अपना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस शुरू कर सकते हैं और अपनी इच्छा या जरूरत के मुताबिक किसी भी समय अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ट्रेड कर बेफिक्र टैगलाइन के साथ कॉइनस्विच कुबेर ऐप का क्लटर फ्री यूजर इंटरफेस हर यूजर के स्मूथ और पेनलेस एक्सपीरियंस को इंश्योर करता है। आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इस अगली कंपनी ने अपने बिजनेस में क्या गलती की थी। नंबर 9, ब्लॉकबस्टर। कई लोगों का मानना है कि ब्लॉकबस्टर के बंद होने के पीछे का कारण बढ़ती हुई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसके पीछे जो कहानी है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। सच बताऊं तो वीडियो रेंटल जायंट के सामने ये प्रस्ताव रखा था एंटरप्रेन्योर रीड हेस्टिंग सबसे पहले ब्लॉकबस्टर सीईओ जॉन एंटियोको के पास गए थे जब नेटफ्लिक्स साल 2000 में एक छोटे से बिजनेस के रूप में मौजूद था। उन्होंने अपनी कंपनी नेटफ्लिक्स को $50 मिलियन में बेचने का ऑफर भी किया। हालांकि उस वक्त ब्लॉकबस्टर के मालिकों ने इस इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने एक ऐसी कंपनी को रिजेक्ट किया जिसके पास आज के दिन में $150 बिलियन की संपत्ति है। आइडिया ये था कि नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर का ऑनलाइन ब्रांड बन जाए और ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को अपने स्टोर में प्रमोट करेगा। ब्लॉकबस्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास करने के लिए और भी कई काम हैं और उन्हें इस डीवीडी सर्विस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और हेस्टिंग को वहां से जाने के लिए कह दिया गया।
खैर जो भी हो, नेटफ्लिक्स आगे बढ़ता रहा और आज ये मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज के रूप में हमारे सामने है। उस वक्त दोनों कंपनी के बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान हेस्टिंग ने बताया कि ब्लॉकबस्टर ने उन पर सभी चीजें फेंकी थी, यहाँ तक कि किचन सिंक भी, और अगले ही दिन उन्हें उनके मेल में एक एक्चुअल सिंक भी मिला। आखिरकार ब्लॉकबस्टर ने खुद को 2010 में दिवालिया घोषित कर दिया। शायद उन्हें प्लम्बिंग फिक्सचर्स मेल करने के बजाय अपना वक्त खुद के बिजनेस मॉडल को अपडेट करने में लगाने की जरूरत थी। नंबर 8, तस्वीर लीजिए। कोडैक ने भले ही हाथ में पकड़ने वाले कैमरे का निर्माण किया हो, लेकिन इनके अत्यधिक सतर्क रहने के स्वभाव ने इन्हें घुटनों के बल गिराया। इस कंपनी की खोज 1888 में हुई थी। खुद को 2012 में दिवालिया घोषित करने से पहले इस कंपनी ने अपने 100 साल पूरे कर लिए थे। दरअसल अफसोस ये है कि ये कंपनी बदलते वक्त के साथ खुद को बदल ना सकी। इन्होंने डिजिटल कैमरा का आविष्कार खुद 1975 में किया था, लेकिन कोडैक अपनी ही कंपनी के अंदर मौजूद कुछ रूढ़िवादी शक्तियों के कारण खुद इस कैमरा का निर्माण नहीं कर सके। उन्होंने डिजिटल फोटोग्राफी की नींव स्थापित की, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इससे उनका मार्केट कम ना हो जाए, इसलिए वे खुद डिजिटल नहीं हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वे खुद डिजिटल हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्केट में पहले से ही दूसरी कंपनीज ने अपना अड्डा जमा रखा था। जैसे ही फिजिकल फोटो की डिमांड घटी, कोडैक को भारी नुकसान सहना पड़ा और खुद 6.75 बिलियन के कर्ज में डूब गया और तकरीबन 50,000 एम्प्लॉइज को काम से निकालना पड़ा। आज भी कोडैक कई जतन करता है कि वो प्रिंट सप्लाईज और इंक कार्ट्रिजेस बेच सके, लेकिन अब शायद ही वो उस प्रॉफिट लेवल तक दोबारा पहुंच सके। इसीलिए आज के युग में वक्त के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। नंबर 7, विशालकाय कंपनी का पतन। एनरॉन कभी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी ब्रोकर था और अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी। इसके पतन के पीछे जितने भी कारण हैं वो आपको किसी ड्रामा फिल्म में मिल जाएंगे। व्हिसिल ब्लोअर्स, मर्डर और बहुत सारे पैसे। एनरॉन ने बैंक्रप्सी के लिए साल 2001 में फाइल किया था। जब बाहर वालों को ये पता चला कि वे अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर रहे थे, एनरॉन अपने साथ साथ आर्थर एंडरसन नाम की अकाउंटिंग कंपनी को भी ले डूबे, जिससे इस बात का पता चला कि वे इस कंपनी के साथ मिलकर अपनी आपराधिक गतिविधियों को चला रहे थे। वे हमेशा ही अपने इन्वेस्टर्स से अपने मुनाफे और नुकसान को छुपाते थे। इस तरह की कई गलत गतिविधियों में एनरॉन शामिल थे। साल 2001 में एनरॉन कंपनी के कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट शारोन वॉटकिंस ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी महसूस की। उन्होंने ये बात जगजाहिर की और यहाँ से पंगा शुरू हो गया। यहाँ पर कई लूप होल्स थे और कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव कंपनी अनुमानित प्रॉफिट्स को रियल प्रॉफिट के तौर पर पेश कर रहे थे और इसी तरह से इन्वेस्टर्स डेब्ट्स और लॉसेस दोनों ही छिपाते थे। जैसे ही इस सच का पता चला, वैसे ही इन एग्जीक्यूटिव्स का पतन किसी डोमिनोज की तरह हो गया। जब 2002 में इस कंपनी से सबूत मांगे गए तो फॉर्मर वाइस चेयरमैन जे क्लिफोर्ड बैक्स्टर अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या करके मृत अवस्था में पाए गए और जब केनिथ ले, इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर, इन्हें सजा सुनाई जाने वाली थी, तब इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें झूठी कहानियां नहीं बनानी चाहिए। नंबर 6, नई तकनीकों को नहीं अपनाना। जब ई कॉमर्स की विशालकाय कंपनी अमेज़न बढ़ रही थी, तब बॉर्डर जैसे ट्रेडिशनल बुक स्टोर्स काफी संघर्ष कर रहे थे। एक्सपर्ट्स इसे द अमेज़न फैक्टर बुलाते हैं, जिसके कारण एक एक करके रिटेल स्टोर्स बंद होते जा रहे थे। जैसे जैसे कस्टमर्स पैसे बचाने के लिए ई कॉमर्स की ओर रुख करने लगे थे, तो ट्रेडिशनल स्टोर्स के सामने करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन इस बात से बॉर्डर्स के हेडक्वार्टर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा। द बुक स्टोर ने अमेज़न के साथ 2001 में पार्टनरशिप तो की, लेकिन अफसोस इससे उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ और अमेज़न का ई कॉमर्स एम्पायर बढ़ता ही गया। ट्रेंड के साथ चलने के बजाय बॉर्डर्स ने कई गलत डिसीजंस लिए, जिसके कारण उनकी कंपनी को नुकसान हुआ। सबसे पहली गलती, वे ऑनलाइन सेल्स करने के बजाय उन्होंने अपने स्टोर को अपडेट करने और नए स्टोर खोलने की ओर ध्यान दिया। यही नहीं, वे टेक्नोलॉजी को अपनाने में काफी धीमे थे। बाजार में अमेज़न ने किंडल 2007 में रिलीज की थी, वहीं बार्न्स एंड नोबल ने इसे 2009 में रिलीज किया, लेकिन बॉर्डर्स ने कोबो उसके ई रीडर को साल 2011 तक रिलीज नहीं किया था। मुझे लगता है कि अमेज़न से कुछ तो सीख लेनी चाहिए थी। नंबर 5, दूरदृष्टि की कमी। जब गुमनाम मैसेजिंग ऐप 2013 में पॉपुलर होने लगा, तब ये दुनिया भर में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच काफी इस्तेमाल किया जाता था। ये लोगों को आराम से गॉसिप्स और एक दूसरे से जोक शेयर करने के काम आता था। ये लोकल एरिया में एनोनिमस यूजर्स के बीच पोस्ट शेयर करने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करता था। जब ये ऐप अपनी चरम पर था, तब इसका मूल्य $40 मिलियन था, लेकिन इसके फेल होने के पीछे का कारण था इसका अपने काम से मुंह मोड़ देना। जब इनके ऊपर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल
सवाल उठने लगे तब इन्होंने कुछ ऐसे अपडेट्स किए जिसकी मदद से अब लोग अपना नाम बताए बिना पोस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए इस ऐप की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और इन्हें 1 स्टार के रिव्यू मिलने लगे और उनके पहले से ही कम हो रहे यूजर्स उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगे। हालांकि अपने इस अपडेट के पहले ही दूसरे एनोनिमस मैसेजिंग एप्स की वजह से इनका पतन शुरू हो गया और इस तरह से वे मार्केट से बाहर होते गए। ऊपर से इतने सारे बदलाव के कारण वे मार्केट से पैसे नहीं बना पा रहे थे, इसलिए फाइनली इस ऐप को 2017 में बंद करना पड़ा। या फिर ये एक कहानी है नयापन न ला पाने की, या फिर समान सेवाओं के इतिहास पर ध्यान देने में विफलता, और इसी तरह से अपने अहम मुद्दे से हट जाना भी इनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। खैर, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 4, श्लिट्ज क्रीक। श्लिट्ज बियर कभी मिलवॉकी में सबसे बड़ी बियर बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी और यूनाइटेड स्टेट्स में इसे बेस्ट सेलिंग बियर का खिताब मिला था। लेकिन अब इस कंपनी का नाम उन उदाहरणों में लिया जाता है कि बिजनेस में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन्होंने डिसीजन मेकिंग में ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से अब इनकी गलतियों का उदाहरण द श्लिट्ज मिस्टेक्स के नाम से दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1950 के दौरान बडवाइजर बियर नाम की एक कंपनी थी जिसके मालिक एन यूजर बर्च श्लिट्ज कंपनी पर अटैक किया करते थे। दोनों ही कंपनी के बीचों में सालों तक ये दौड़ थी कि किसे अमेरिका की फेवरेट बियर का टाइटल मिलेगा। आखिरकार 1957 में बडवाइजर ने बाजी मारी। श्लिट्ज बियर ने बडवाइजर से आगे निकलने के लिए कॉस्ट कटिंग करने का निर्णय किया और अब इस बियर का टेस्ट पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। इनका स्वाद काफी बदल गया था। श्लिट्ज अब ताजे उत्पादों का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी बियर में फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट डालने लगे। इसके बाद इन्होंने एक और निर्णय लिया जिसके बाद वे हारने लगे। श्लिट्ज बनाने वाले टेक्नीशियंस इसमें एक अलग तरह का एंटी हेज एजेंट डालने लगे जिसे क्लिग्रेट के नाम से जाना जाता है। इसलिए जब इस ड्रिंक को ठंडा किया जाता तब ये थोड़ी क्लाउडी नजर आती थी। कंपनी को तो लगा कि ऐसा करने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स को ये महसूस हुआ कि उनकी बियर में मस्कस जैसा कुछ तैर रहा था और कभी कभी तो बियर में सफेद फ्लैक्सेस भी नजर आते, और इस तरह की बियर तो कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इनके सेल्स तेजी से कम होने लगे और आखिरकार इनका पतन हुआ। नंबर 3, फिजिंग आउट। सीरियल एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया के सबसे सफल आदमियों में से एक हैं जिनके पास कुल 4.2 बिलियन की संपत्ति है, लेकिन इतनी सक्सेस के पीछे असफलताएं भी छुपी हैं। आपने शायद ब्रैंसन के इस बिजनेस के बारे में नहीं सुना होगा। ये वर्जिन ड्रिंक्स। ब्रैंसन और उनकी टीम ने इस बिजनेस के द्वारा बेवरेज मार्केट में एक नाम स्थापित कर लिया था। पहले तो मार्केट में इन्होंने कोला लॉन्च की और बाद में वोडका भी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक महत्वाकांक्षी सोडा बनाने वाली कंपनी ने ब्रैंसन को अपनी होममेड कोला रेसिपी के साथ संपर्क किया। जब ये पता चला कि लोग घर पर बनी सोडा को कोका कोला और पेप्सी से ज्यादा प्रेफर करते थे, तब ब्रैंसन ने वर्जिन कोला लॉन्च की। ये यूके में अच्छे से काम कर रही थी और धीरे धीरे कोका कोला का मार्केट शेयर भी लेती जा रही थी। लेकिन जब इस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ पंगा लेने की सोची तो इन्हें कमाने से ज्यादा गंवाना पड़ा। अपने एक पीआर स्टंट के कारण वर्जिन कोला हमेशा के लिए सुपरमार्केट से गायब हो गई। 1998 में ब्रैंसन खुद यूएसए में वर्जिन कोला को लॉन्च करने के लिए मौजूद थे, लेकिन एक अलग स्वरूप में। अपने भड़कीले प्रदर्शन के साथ ब्रैंसन आए और उन्होंने 100 से भी ज्यादा कोका कोला कैंस की दीवार को क्रैश करते हुए आगे बढ़े। और अब शायद समझ गए होंगे कि कोका कोला ने इसके बाद क्या किया होगा। इन्होंने पैसे देकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रेशराइज किया कि वे वर्जिन कोला के साथ काम ना करें और उन्होंने उनसे जबरदस्ती कोका कोला का स्टॉक रखने के लिए कहा। और इसी तरह से वर्जिन कोला अपनी कोला के स्टोर्स तक नहीं पहुंच सका और उन्हें अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वर्जिन कोला वर्जिन वोडका मार्केट से बाहर हो गए और इस तरह से 2007 में इस कंपनी को बंद करना पड़ा। मैंने सुना है कि कोका कोला वर्सेस वर्जिन की इस जंग को अगली मार्वल फिल्म में प्रदर्शित भी किया जाएगा और हमें ब्रैंसन को कोलोसल मैच स्वीट में देखने को मिलेगा। सच कहता हूँ, इसे देखने के लिए मैं तो एकदम तैयार हूँ। नंबर 2, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आजकल हम सभी के पॉकेट में शक्तिशाली कंप्यूटर्स हैं, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस आइडिया को बनाने वाले असल में एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट नहीं थे। इनफैक्ट ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 में लॉन्च किया था। हालांकि इतनी अच्छी शुरुआत करने के बावजूद ये अपनी विफलता के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हुए नुकसान की भरपाई करने के प्रयास में कंपनी ने अपने एक डिसीजन के साथ इतिहास बनाया जो उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। इन्होंने 1981 में
ऑसबर्न मॉडल 1 लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने प्रेस को एक नया ही मॉडल दिखाया, वो भी अपने पहले मॉडल के मार्केट में पहुंचने से पहले, जिसके कारण कस्टमर्स और बिजनेस ने अपना ऑसबर्न 1 के प्री ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। अब आप ही बताइए कि अगर आपको एक सुपीरियर मॉडल मिले तो आप कुछ और क्यों लें? नतीजा, उनके सभी ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और ऑसबर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा, वो भी अपने अपडेटेड कंप्यूटर को लॉन्च करने से पहले। 1983 में उनकी सेल काफी कम थी और इसी तरह से ओसीसी, जो कंप्यूटर की एक विशालकाय कंपनी जो एप्पल को टक्कर दे सकती थी, उन्हें बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा। आप इस सिस्टम फेलियर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहें। नंबर 1, ये सचमुच पागलपंती है। इनमें से कुछ कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय सचमुच फालतू थे, लेकिन अब जिस अगली कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन्हें अपनी स्टूपिडिटी के लिए मेडल मिलना चाहिए। पीनट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका या पीसीए पीनट को प्रोसेस करते थे और ये अमेरिका की 2.5% मूंगफली प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार थे। वैसे तो ये एक छोटी कंपनी थी, लेकिन इन्होंने जो स्कैंडल किया था, इसकी वजह से वे लोगों की नजर में आ गए और जब 9 लोगों की मौत हो गई और कई हजारों लोग सैल्मोनेला पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए, तब एफडीए को पता चला कि इसके पीछे ये जहरीली मूंगफलियां पीसीए द्वारा बेची गईं और निर्यात की गईं और कुछ को तो स्कूल में भी भेजा गया। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं थी, जब इन कंपनी वालों को सैल्मोनेला पॉइजनिंग के बारे में पता चला तो सीईओ स्टीवर्ट पेंड्रेल ने भी इन प्रोडक्ट्स को बाजार में भेजने के लिए कहा। ऊपर से उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को गलत सर्टिफिकेट के साथ बेचा ताकि वे खुद को इस इल्जाम से बचा सकें। जनवरी 2009 में पीसीए ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को वापस मंगवाया और आने वाले दिनों में और भी प्रोडक्ट्स उनके वापस आते गए और तकरीबन 24 घंटे से भी कम समय में कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट वापस मंगवा लिए और बैंक्रप्सी फाइल कर दी। साथ ही स्टीवर्ट पेंड्रेल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शुक्र है कि अब हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कंपनी अब से इस तरह की मूंगफलियां एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको इनमें से कौन सा विनाशकारी डिसीजन पागलपन भरा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।